हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम सबसे पहले वर्क की बात करेंगे। ये वर्क क्या है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो वर्क से स्टार्ट करते हैं। वर्क अब कैसे डिफाइन किया गया है, इसका सिंबल हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू लेंगे और उसको डिफाइन कैसे किया गया वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि फोर्स ही हमारा वर्क यहाँ करता है। फोर्स के बारे में तो हम पिछले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कौन से चैप्टर में? लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में हमने फोर्स का ही यहाँ डिस्कशन किया था और न्यूटन के लॉज अप्लाई करके हमने बहुत सारी स्टोरीज सॉल्व की थी, बात करी थी। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो लेट अस से कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं। लेट अस से कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैं एक ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और उसकी वजह से हम जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है ये एस वेक्टर। और मान लेते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो थीटा है। ये फोर्स वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उनके बीच एंगल थीटा है। तो इस फोर्स की वजह से जो वर्क होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो वर्क अब कैसे डिफाइंड है? वर्क डिफाइंड है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? तो यहां पे ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट किसका होता है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। वैसे ये जो वर्ड है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये जब हमारी बॉडी रिजिड बॉडी होगी तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब यहाँ पर मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ तो ब्लॉक ऑलरेडी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मतलब कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली जो वेक्टर है मैथ्स, ये वाली जो अपनी वेक्टर मैथ्स है ये हम पढ़ चुके हैं। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है तो सबको पता है ए वेक्टर डॉट जो बी वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी cos थीटा, जहां पे थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सबको पता है। तो सिमिलरली यहां पर अगर मैं वर्क को ऐसे लिख दूं कि वर्क इज आल्सो इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो हो जाएगा एफ एस cos थीटा, तो भी चलेगा। ये दोनों एक ही चीज है। तो यहां पे ये ध्यान रखना कि जब मैं एफ लिख रहा हूं तो व्हाट इज एफ? एफ है मेरा एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस ये ध्यान रखना है। यहां पर एफ क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, ये ध्यान रखना है ना। ये दोनों में ये डिफरेंस है। एफ क्या है? एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एस क्या है? एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज एस? तो एस है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज थीटा? थीटा है मेरा एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर, एफ और एस वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, वो मेरा थीटा है, ठीक है। ये सबको समझ में आना। थीटा इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूला अब यहां तभी वैलिड है जब एफ वेक्टर मेरा क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर एफ वेक्टर मतलब कि फोर्स मेरा क्या है? ये कांस्टेंट है। ऊपर लिखा है हेडिंग में साफ साफ ये कांस्टेंट फोर्स है। जब फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर के कांस्टेंट होने का मतलब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, यहां पहले भी फिर से बता देता हूं कि एक वेक्टर के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें चेंज नहीं हो रही। तो अगर मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि एफ वेक्टर बेसिकली फोर्स अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो भी फोर्स हमें गिवन है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें मेरी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा ये पॉइंट अब तुम्हें ये लिखना है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी।
क्या लिखना है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनफैक्ट इस वाले चैप्टर में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें पढ़नी है, वर्क, पावर और एनर्जी, बेसिकली ये हमें फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है इस चैप्टर में। यहाँ पर ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज अपनी स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी का सुनते ही हमें खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि वर्क अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो अगर हमें यहाँ पर टोटल वर्क निकालना हो तो हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी वर्क की, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी तो उसके पास डायरेक्शन है नहीं, तो मुझे ऐड करना आसान है। यहाँ पर हम जो वर्क है उसको सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन से, सिंपल एल्जेब्रा से ऐड कर सकते हैं, है ना। जबकि इसके पहले देखो हम जब फोर्सेस को ऐड करते थे ना, एबीडी बनाया, फोर्सेस को ऐड कर रहे थे, तो हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो हमें वेक्टर एल्जेब्रा की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये फायदा वाली चीज है। फिर आते हैं यूनिट पे, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क ऐसा यूनिट क्या है, तो वो ध्यान रखना वो जूल होती है। क्या होती है? जूल। ये कैपिटल हम जे से शो करेंगे, जूल। जूल को हम न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं। न्यूटन इनटू ये सेकंड भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मूले से जाएंगे तो फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का सॉरी सेकंड नहीं मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का ये मीटर है, तो न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। तो न्यूटन मीटर और जूल एक ही चीज है। यहां से हम ये देख रहे हैं कि 1 जूल इज बेसिकली 1 न्यूटन मीटर, है ना। तो ये दोनों एक ही चीज है। डायमेंशंस क्या होंगी? अगर मैं डायमेंशंस निकालूंगा, डायमेंशंस ऑफ वर्क, तो बेसिकली हमें फोर्स की डायमेंशन लिखनी है और इनटू डिस्प्लेसमेंट की लिखनी है डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है वो तो पता है सबको, mn, ये t-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, l होती है। तो फाइनली वर्क की क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी m/2 m/2 ये आ जाएगी वर्क की यहाँ पे ये डायमेंशंस, ठीक है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम ये देखते हैं कि नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम नेचर ऑफ वर्क की भी बात कर ही लेते हैं अभी। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि वर्क जो है वो यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क जो है वो जीरो भी हो सकता है। ये नेचर की बात कर रहे हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है। कोई भी फोर्स का, यहाँ पर किसी भी फोर्स का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी भी फोर्स का वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी फोर्स का वर्क जीरो भी हो सकता है। ये सिखा रहा हूं मैं। पॉजिटिव कब होगा? ध्यान दो कि अगर एफ वेक्टर और एस वेक्टर इनके बीच का एंगल तुम्हारा अगर ये 90 से कम और 0 या 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर थीटा तुम्हारा इस रेंज का होता है तब किसी भी फोर्स का वर्क हमारा क्या होता है, किसी भी फोर्स का हमारा वर्क पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एफ एस कॉस थीटा, तो इस रेंज पे कॉस थीटा तुम्हारी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो एंगल ये 90 इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो 0 पे हो जाएगा। यहाँ पर अब नेगेटिव कब होता है, तो एंगल तुम्हारा 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम या उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो 0 से लेकर 90 तक ये टोटल होता था। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एफ एस कॉस थीटा उस केस में नेगेटिव होगा, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। 0 अब कब कब हो सकता है, तो देखो 0 के भी अब मेरे पास बहुत सारे केसेस है। या तो थीटा एग्जैक्टली 90 हो तो
वर्क क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एफ डी cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 हो, डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पे एस से ले रहा हूँ ना, या फिर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो, हम फोर्स तो लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ पर ये 0 हो गया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हारा वर्क भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क 0 कब कब आ सकता है, तो या तो जब एफ फैक्टर और एस फैक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, थीटा यहाँ 90 हो, थीटा 90 का मतलब क्या है, एफ फैक्टर और एस फैक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उस फोर्स का वर्क क्या आएगा, उस फोर्स की वजह से जो भी वर्क निकालोगे वो 0 आएगा, ठीक है। या फिर हम फोर्स तो लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स तो लगा रहे हैं तो, या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर वर्क 0 हो जाएगा। और एक केस और होता है, काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अगर फोर्सिंग ना लगा रहे हो, तो जब फोर्सिंग नहीं लगा रहे हैं तो वर्क की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जब कोई फोर्स नहीं तो उस फोर्स की वर्क की बात कैसे कर सकते हैं, वर्क की बात हम तभी कर सकते हैं जब फोर्स हो, क्योंकि वर्क डन हम किसी फोर्स की वजह से निकालते हैं। तो वो थर्ड केस मैं नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वो एक इलॉजिकल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि वर्क हम तभी निकालने की कोशिश करेंगे जब कोई फोर्स एक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे नेचर का मतलब कि वर्क के नेचर है। तो हम यहाँ से हमने क्या गेन किया, यहाँ से हमने ये गेन किया कि वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी भी फोर्स का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी भी फोर्स का वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, और किसी भी फोर्स का वर्क 0 भी हो सकता है। 0 होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, देखो यहाँ पर 0 होने के लिए या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच दोनों ही एक्ट हो रहे हो, फोर्स भी हो रहा हो और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, लेकिन उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल यहाँ पे 90 बन रहा हो, तो उस फोर्स का भी वर्क क्या आएगा 0 आएगा। तो अब हमने यहाँ पे चलो कुछ केसेस के लिए वर्क निकाल के देखते हैं ना, ये जो फॉर्मूला सीखा है ये अप्लाई करके देखते हैं। और ये फॉर्मूला अभी ध्यान से देखना, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स की बात की है, अभी फोर्स वेरिएबल होगा तो अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला नहीं सिखाया, ठीक है ना। तो ये मैं रब कर देता हूँ पूरा, और प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं तो हमें चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखो यहाँ पर मैं सिंपल से एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, a constant force F factor is equal to 3i cap plus 2j cap plus 2k cap Newton acts on a particle displacing it from a position r1 vector which is equal to minus I cap plus j cap minus 2k cap meter to a new position r2 vector which is equal to I cap minus j cap plus 3k cap meter. Find the work done by the force. मुझे इस फोर्स की वजह से निकालना है कि वर्क क्या होगा, है ना। वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो ये फोर्स किस पर लग रहा है, ये पार्टिकल पर लग रहा है, तो हम जो वर्क निकाल रहे हैं इस पार्टिकल पे निकाल रहे हैं कि इस पार्टिकल पे इस फोर्स ने कितना वर्क किया, ऐसी स्टेटमेंट होती है कैटेगरी। ये देखो सिंपल सा प्रॉब्लम है, सिंपल सा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ये फोर्स हमें कांस्टेंट दिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट टर्म यूज अगर नहीं किया होता तो भी हमें दिख रहा है कि फोर्स इज कांस्टेंट,
क्योंकि फोर्स का ये जो मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के अराउंड 3, वाई के अराउंड 2, जेड के अराउंड 2, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो वही चीज है कि हमें यार यहाँ पे प्रॉब्लम को देख के पता करना होता है कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल। यहाँ पर ऐसे साफ साफ दे दें कि आसान सी प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर यहाँ पर अगर नहीं लिखा होता, ये वर्ड नहीं लिखा होता, तो भी हमें दिख रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमें पता है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो यूजिंग ये W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब मुझे यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है, डेटा दिया है, तो हम कभी भी ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे वेक्टर फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन दी है तो हम ये यूज करेंगे। और अब तुम्हें बस इन दोनों यहाँ वेक्टर्स का ये डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, वो हमने सीखा है वेक्टर अलजेब्रा में। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब मुझे यहाँ पे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड दिया हो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया हो, उनके बीच का एंगल दिया हो, ठीक है। तो वो हमें यार ऐसे प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि ये कब यूज करना है, वो कब यूज करना है। देखो वैसे इस वाली प्रॉब्लम में तो ये भी यूज कर सकते हो, पर ये यूज करना क्या होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि मुझे इस फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर हमें उनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं ये यूज कर लो, ये फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना है, एफ वेक्टर तो हमें यहाँ पर दिख रहा है सिंपल सा 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। ऐसा सिस्टम में देखो यूनिट है तो चेंज नहीं करनी। अच्छा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, हमें ये दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है, ये जो पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन से इस वाली पोजीशन पर जाता है, मतलब कि पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये जो चेंज इन पोजीशन होता है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसा याद करो कि हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ा है। बेसिकली हमने ये चीज यहाँ पे काइनेमैटिक्स में पढ़ी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो r2 वेक्टर है तुम्हारा i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया r2 वेक्टर। और माइनस r1 वेक्टर क्या है तुम्हारा, वो है हमारा माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या रहेगा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा i कैप और ये प्लस i कैप, तो 2i कैप माइनस ये j कैप, माइनस का j कैप, तो माइनस का ये 2j कैप और प्लस 3k कैप और प्लस का ये 2k कैप, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 प्लस 2 ये 5k कैप। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो वर्क क्या आएगा, वर्क आएगा f वेक्टर और डॉट s वेक्टर, मतलब कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये सॉल्व करना है मुझे। तो वर्क आ जाएगा 3 2 6, सबको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता होगा होपफुली, प्लस 2 माइनस 2 तो माइनस 4 ना, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 इंटू 5 तो ये 10, तो आंसर आएगा तुम्हारा 10 6 16 माइनस 4 तो 12 जूल या न्यूटन मीटर, है ना। 12 जूल बोल दो या न्यूटन इंटू मीटर बोल दो। होपफुली सबको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गई तो इस टाइप की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैं बस यहाँ डेटा चेंज करूंगा, एक और करते हैं जिससे कि तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। A body is displaced from A जो तुम्हें पॉइंट दिया है वो तुम्हें दिया है 2, 4, -6 मीटर from A to B तुम्हें पॉइंट दिया है 6, -4, 2 मीटर under a force F वेक्टर, वो हमें दिया है 2, 3, -1 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। What we have to find the
वर्क डन बाय द फोर्स, ऑफ कोर्स इस फोर्स की वजह से ही वर्क निकाल रहे होंगे ना, इस फोर्स की वजह से कितना वर्क होगा जब ये बॉडी थोड़ी डिस्प्लेस हुई यहाँ से। देखो फिर से ये फोर्स पहले देखो, पहले ये फोर्स देखो, यहाँ पर फोर्स हमें कितना गिवन है, वो गिवन है 2, 3, -1। इसका मतलब सबको समझ में आता ना, ये इसका मतलब बहुत सिंपल से ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1k कैप है ना। उसका मतलब थोड़ा सिंपल सा यही है कि इसको तुम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, अगर वो फॉर्मेट है तो ये फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये दोनों फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट है, ये मैंने वेक्टर अलजेब्रा में तुम्हें बताया हुआ है। तो फोर्स देखो हमें दिख रहा है यहाँ से कि फोर्स तुम्हारा ये कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इस पूरी यहाँ पर वैल्यू में कुछ भी वेरिएबल टर्म नहीं है, तो फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि फोर्स कैसा फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। ये पहली चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। फोर्स अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि F वेक्टर, तो पहले हमने ये पता किया कि फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला होता है F वेक्टर ये डॉट S वेक्टर। अच्छा यहाँ पर हम यहाँ पे वेक्टर वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी है वो तुम्हारी वेक्टर फॉर्म में दी है। वेक्टर फॉर्म में देखो फोर्स की देखो वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दी है, बस हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट को जो डिस्प्लेस किया है A to B, इस पोजीशन से इस पोजीशन में, तो ये मेरी फाइनल पोजीशन है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन क्या है तुम्हारी, वो है 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस का ये 2k कैप, ये फाइनल पोजीशन है, और माइनस ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। तो 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 6k कैप, सॉल्व करने पर 6 माइनस 2 तो ये 4i कैप, -4 और -4 -8 का ये j कैप, ये 2 और प्लस का 6 प्लस का 2 और प्लस का 6 तो प्लस का 8k कैप। ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो डॉट निकालना है तो i का i के साथ करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 4 2 जा 8 और -8 और 3 तो -8 3 जा ये 24, 8 और -1 तो -8, तो आंसर आएगा -24 जूल। तो इस केस में आंसर क्या आया तुम्हारा, आंसर यहाँ नेगेटिव आया। तो वर्क इस केस में इस फोर्स ने जो भी वर्क किया है ऑब्जेक्ट पर वो नेगेटिव वर्क किया है, और यहाँ पर वर्क क्या आया, पॉजिटिव आया। तो वर्क अपना पॉजिटिव भी हो सकता है किसी एक फोर्स की वजह से, किसी एक फोर्स की वजह से वर्क अपना नेगेटिव हो सकता है। होपफुली सबको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी ना, ठीक है। उसको नोट करते हैं जल्दी से। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यहाँ पर अब ऐसा भी हो सकता है कि अब हमारे ऑब्जेक्ट पर मोर देन यहाँ पे 1 फोर्स लग रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, और ऐसा हो क्या सकता है, ऐसा ही होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी, यहाँ पर तुम्हें एक ही फोर्स तुम्हें दिख रहा था, ठीक है, एक ही फोर्स तुम्हें दिख रहा था कि ऑब्जेक्ट पर देखो मैंने सिर्फ एक ही फोर्स दिया है, पर रियलिटी में हमारे ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स भी लग सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें टोटल वर्क अब कैसे निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम हर एक इंडिविजुअल फोर्स का वर्क निकालोगे और टोटल निकालने के लिए सबको तुम ऐड कर दोगे, ठीक है। अगर हमें कभी भी टोटल वर्क निकालना हो तो अब कोई डरने की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क निकालेंगे और फिर सबको निकाल के फिर सबको एक साथ ऐड कर देंगे। जैसे देखो ये प्रॉब्लम पे आता है यहाँ पे, इतने प्रॉब्लम हो गई। फिर से एक आसान सी प्रॉब्लम है, थ्री फोर्सेस F1 वेक्टर हमें अब क्या गिवन है, 2i कैप माइनस
3j कैप प्लस 2k कैप और कॉमा F2 वेक्टर क्या गिवन है, I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड F3 वेक्टर क्या गिवन है, 3i कैप प्लस j कैप माइनस E2k कैप इन न्यूटन्स। इन ये सब ऐसा ही सिस्टम में इनकी वैल्यू दी है। इन न्यूटन्स डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम 1, -1, -2 to -1, -1, 3 and then 2, 0 और फाइनली फिर यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर ये देन 2 यहाँ पे पहुंच गए इन मीटर्स, ये तुम्हारी मीटर्स में है। फाइंड द टोटल, फाइंड दी पहला फाइंड करना है वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस, फाइंड द वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस, फाइंड द टोटल वर्क डन, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस, और हमें फिर ये फाइंड करना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा, ठीक है। ये अब हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा देखो यहाँ पर पहली चीज ये कि हमारे अब ये पार्टिकल पर, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल पर ये 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 फोर्सेस एक्ट हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पर सेकंड चीज क्या दी है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से पहले यहाँ तक हुआ है और फिर यहाँ से फिर यहाँ तक हुआ है, तो हमें निकालना है वर्क। तो हमें तो सिर्फ देखना है कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, वो देखना है हमें, क्योंकि जो यहाँ पर जो बेसिकली अपना टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है ना। वो इंटरमीडिएटरी पोजीशन क्या है, हमें क्या मतलब, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं तो ऑब्वियस होता है कि हर इंस्टेंट पे तुम्हारी पोजीशन तो चेंज ही होगी, तो बीच की ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें एक्स्ट्रा दी है। पहली चीज ये, जब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने का वक्त निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट हम इन्हीं 2 पोजीशन से निकालेंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हियर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या होगा तुम्हारा 2, 0 -1, -2 कितना आएगा, तो 2 -1 तो ये 2 आएगा, 2i क्या 2 -1 प्लस तो 2 + 1 तो 3j क्या, फिर 0 -2 तो -2k क्या, ये आ गया मीटर्स में, ये आ गया अपने डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारा जो फर्स्ट केस क्या है कि हर फोर्स का वर्क निकालना है। तो अगर मुझे ये निकालना है वर्क डन बाय फोर्स 1, तो सिंबल मान लो मैंने W1 ले लिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो जो फर्स्ट वाला फोर्स है वो F1 वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो तो अपना यही हो रहा है टोटल फोर्स की वजह से, तो डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा एक ही रहेगा ना, थोड़ी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट रहेगा। पार्टिकल एक ही उसका एक ही डिस्प्लेसमेंट रहेगा, फोर्स है उसके ऊपर बहुत सारे रह सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो F1 डॉट S, तो F1 कितना दिया है, देखो ये कांस्टेंट फोर्स है इसलिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला ले रहा हूं। हमें देखो सारे फोर्सेस अब कांस्टेंट यहां दिख रहे हैं, तो सिंपल से लिया फॉर्मूला, तो ये फोर्स और हाँ ये रहा डिस्प्लेसमेंट, तो 2 2 ज़ा 4 -3 और +3 तो माइनस का 9 +2 -2 तो माइनस का 4, तो ये आ जाएगा आंसर माइनस का 9 ये जूल। अब ये सेकंड फोर्स का वर्क कितना होगा, तो F2 वेक्टर डॉट S, तो कितना आएगा तुम्हारा 1 × 2 तो 2, 1 × 3 तो 3, -1 × -2 तो प्लस का 2, तो 3 2 5 6 7 तो आ जाएगा ये 7 जूल। वर्क डन बाय ये थर्ड फोर्स का वर्क क्या होगा, तो वो होगा F3 वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 × 2 तो 6, 1 × 3 तो 3,
-2 इंटू -2 तो 4, तो ये आएगा आंसर 13 जूल। कितना आएगा आंसर? ये 13 जूल। तो ये आ गया तुम्हारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना हो, देखो यहाँ पर अब दो चीजें हैं। टोटल वर्क तुमसे निकालने को कहा है, तुम क्या कर सकते हो, तुमने अगर इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क निकाल रखा है तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो तुम्हें बस उन सारे फोर्सेस के वर्क को तुम्हें क्या करना है, ऐड कर देना है, सिंपल सा। ये बस मैं सिखाना चाह रहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मोर देन बेसिकली वन फोर्स इज, मतलब कि फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो अगर मुझे नेट वर्क फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, हम इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क निकाल सकते हैं और टोटल निकालने के लिए उन सारे वर्क को सिंपल सा अलजेब्रिक एडिशन से ऐड कर सकते हैं, है ना, सिंपल मैथ से, सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल वर्क कितना होगा, तो वो होगा ये माइनस का 9 जूल प्लस का ये 7 जूल प्लस का 13 जूल, तो ये कितना आएगा 13 और 7 20 और 9 कर देंगे तो 11 जूल। अच्छा, यहाँ पर एक और मेथड भी हो सकता था, कैसे, इस वाले केस में सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर अब सारे फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, तो हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। क्या हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं? क्या आएगा तुम्हारा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, तुम टोटल फोर्स निकाल लो। टोटल फोर्स कितना आएगा उन तीनों का सम, तो कितना आएगा 2i कैप प्लस 1i कैप प्लस ये 3i कैप, तो 2 1 3 प्लस 3 तो 6i कैप आ जाएगा, और फिर माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का ये j कैप, फिर 2 माइनस 1 तो 1 और माइनस 2, तो वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस का ये k कैप। ओके, तो ये आ गया टोटल फोर्स। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना होगा, तो तुम बोल सकते हो कि ये जो टोटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F टोटल डॉट S वेक्टर, ऐसा भी बोल सकते हो। देखते हैं क्या इसका आंसर आता है, क्या ये सेम आता है क्या आंसर, तो 6 इंटू 2 तो ये हो गया यहाँ पे 12 माइनस 1 इंटू 3 तो -3 माइनस और माइनस तो ये +2, तो ये हो गया तुम्हारा 12 to 14 14 में 3 गया तो 11 जूल, वो सेम आंसर आएगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम टोटल फोर्स निकालो, लेकिन ध्यान रखना है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस केस में टोटल फोर्स यहाँ निकालना भी आसान है, क्योंकि सारे फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में दिया। ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है, ऐसा हर केस में अपना पॉसिबल नहीं होता है। होपफुली सबको बात समझ में आ गई होगी ना। किसको नोट यहाँ नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं रब कर देता हूं। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं एक फोर्स लगा रहा से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं 37 के एंगल में, ठीक है। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर्स, है ना। ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा यहाँ पे 10 मीटर्स हो रहा है, और 10 मीटर्स ये टुवर्ड्स राइट। ओके, तो क्या करना है, फाइंड द फोर्स, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन ये बाय वेट फोर्स। मुझे क्या क्या फाइंड करना है, वेट फोर्स के ऊपर फाइंड करना है। जहां पर इस ब्लॉक का मास दिया है तुम्हें ये 2 kg, तो हमें वेट फोर्स की वजह से वर्क फाइंड करना है। ब्लॉक पर हमें
वर्क फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से हमें वर्क फाइंड करना है ब्लॉक पर, और हमें वर्क फाइंड करना है ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स F, इस फोर्स की वजह से वर्क फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है टोटल वर्क ऑन द ब्लॉक, टोटल वर्क। ठीक है, हमें यहाँ पर लास्ट में क्या फाइंड करना है, लास्ट में फाइंड करना है फाइंड द टोटल वर्क, फाइंड द टोटल वर्क ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पे टोटल वर्क कितना हो रहा है, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमने कितना देखा है, 10 मीटर देखा है। ऐसा नहीं कि 10 मीटर ही हो रहा है, इससे ज्यादा भी होगा, हम सिर्फ 10 मीटर तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, कुछ हाईफाई नहीं दिया है, पहली चीज ये बहुत ही आसान सी दी है प्रॉब्लम। पर यहाँ पर अब पहली बार मैं ये सब फोर्सेस लेके आ रहा हूँ, वेट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सब लास्ट चैप्टर में सीखा है। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से तुम्हें एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो एफबीडी फिर से वापस आ गया, एफबीडी फिर से वापस आ गया। तो एफबीडी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे ब्लॉक का, तब मुझे ये सारे फोर्सेस दिखाई देंगे। एक्सटर्नल फोर्स तो हमें दिख ही रहा है प्रॉब्लम में, पर क्या ये फोर्सेस दिख रहे हैं क्या, नहीं ना, वो तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक एफबीडी ना हो। तो ये फोर्स बताओ, वेट फोर्स कहाँ लगता है, वो लगता है नीचे की ओर। वेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, mg, m कितना है तुम्हारा 2g कितना है अपना 10, तो वेट फोर्स तुम्हारा कितना हो गया, वेट फोर्स हो गया 20 न्यूटन। वेट फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन। वेट फोर्स का सिंबल मैं क्या लेता हूँ, W लेता हूँ। तो वेट फोर्स हो गया 20 न्यूटन। नॉर्मल एक्शन फोर्स कहाँ की ओर होता है, ऊपर की ओर, n है ना, और ये जो हमने फोर्स लगाया F, वो हो गया ऐसे, ये हो गया मेरा एक्सटर्नल फोर्स, है ना। कोई पूछे कि नॉर्मल एक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो वो तो वर्टिकल एफबीडी से निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर n हमें अब वर्टिकल एफबीडी देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे ना। ये सब कुछ यहाँ लास्ट चैप्टर से सीख रहे हैं। तो n तो ऊपर की ओर हो गया, ये वेट फोर्स नीचे की ओर 20 हो गया, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये एंगल तुम्हें कितना दिया है 37 दिया है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 37। तो sin 37 कितना होता है, वो होता है 3/5, ये हो जाएगा 3 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ब्लॉक अरेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो रहा है, सिंपल सा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, तो नॉर्मल एक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी, ये n कितना आएगा, तो ये 20 - 3, तो 17 न्यूटन्स। ओके, देखो यहाँ से हमें मिलेगा नॉर्मल एक्शन फोर्स। इस फोर्स का भी अब मुझे मैग्नीट्यूड पता है, वेट फोर्स का भी मैग्नीट्यूड पता है, और एक्सटर्नल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड पता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ की ओर दिया तुमसे, तो तुम्हें जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो तुम्हें दिया है राइट हैंड साइड को, लिखा है ना, कितना दिया डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हें 10 मीटर दिया। तो देखो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो गया ऐसे। ठीक है, तो पहला चीज, ये सबसे पहला स्टेप है कि ये सारे फोर्सेस की तो मार्किंग कर लो। देखो नॉर्मल एक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे निकाला है, पर इस केस में उसकी इनफैक्ट कोई जरूरत नहीं थी, पर निकाला इसलिए क्योंकि आगे वाले प्रॉब्लम्स में हो सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जरूरत पड़े, इसलिए बस अभी से हम एक अच्छी आदत अपने अंदर इनकलकेट कर रहे हैं ना, आदत डाल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वर्क निकालने में, ध्यान से देखते हैं। जब हमसे कहा गया, जब हमसे फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा गया कि वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय वेट फोर्स, तो अब जब वेट फोर्स के वर्क की बात करेंगे तो तुम्हें सिर्फ कौन सा फोर्स देखना है एफबीडी में। एफबीडी में हमें दिख रहा है कि देयर आर 3 फोर्सेस, लेकिन जब हमसे कहा गया है कि वेट फोर्स का वर्क यहाँ पे वर्क निकालना है, तो तुम्हें सिर्फ वेट फोर्स देखना है। तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, वेट फोर्स देखना है, सिर्फ ये वेट फोर्स देखना है। तो इस ब्लॉक पर वेट फोर्स ये लग रहा है नीचे की ओर, वेट फोर्स देखा, वेट फोर्स लग रहा है नीचे की ओर ऐसे, ये वेट फोर्स तुम्हारा ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का लग रहा है 20 न्यूटन का। और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ की ओर है, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देखो राइट हैंड साइड की ओर है ना। डिस्प्लेसमेंट कहाँ की ओर है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये राइट हैंड साइड की ओर है। वेट फोर्स हो गया 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। तो मुझे वर्क निकालना है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, तो यहाँ से दिख रहा है कि वेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना 90 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 होता है
तब वर्क जीरो होता है, क्योंकि cos 90 कितना हो जाता है भाई, जीरो। तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, यहाँ पे तुम फॉर्मूला यूज करते हैं कि वर्क डन बाय वेट फोर्स इज इक्वल टू mg, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट s इनटू cos थीटा। यहाँ पर ये वेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वेट फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना दिया है, ये 20 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया मैग्नीट्यूड, ये 10 इनटू cos थीटा कितना 90। तो यहाँ से सीधे आंसर क्या था, जीरो आता है ना। ये मैंने पूरा करके दिखाया है, मैं डायरेक्टली भी जीरो बोल सकता था, क्योंकि हमें दिख रहा है दोनों के बीच का एंगल कितना 90। तो वर्क डन बाय वेट फोर्स कितना है भाई, यहाँ पे यहाँ जीरो आएगा। इस ब्लॉक पर, इस वाले सिचुएशन पर जो ब्लॉक हमें दिया है, उस ब्लॉक पर वर्क डन बाय वेट फोर्स कितना आ रहा है, वर्क डन बाय वेट फोर्स आ रहा है ये 90 डिग्री, सॉरी जीरो न्यूटन, है ना, सॉरी कितना आ रहा है 0 न्यूटन, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। होपफुली ये बात समझ में आई। तो अब फटाफट अब देखते हैं कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ रब कर देता हूँ, तुम्हें नोट करना तो नोट कर लो, और अब निकालते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। ओके, तो ये मैं इसको रब करता हूँ। तो जब हमसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क निकालने को कहा गया है, तो हम सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को देखेंगे, है ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को देख रहे हैं तो ये फोर्स लग रहा है हमेशा ऊपर की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा राइट हैंड साइड की ओर है। तो हमसे कहा गया है कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालो। तो फ्रॉम फिगर हम देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, जिसकी वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 17 न्यूटन्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे, उसकी वैल्यू दे रखी है 10 मीटर्स। और ये एंगल कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है। तो हम फॉर्मूला ये लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और इनटू उनके बीच का एंगल। इनके बीच का एंगल तुम्हें कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है। तो तुम वैल्यू पुट करोगे 17 इनटू ये 10 इनटू cos 90, और cos 90 कितना होता है, जीरो। तो डायरेक्टली जीरो ही बोल सकते हैं। देखो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 दिखे तो तुम डायरेक्टली जीरो बोल सकते हो, उसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। ये तो मैंने पूरा दिखाया सिर्फ सॉल्व करके। थर्ड केस में आता है, थर्ड केस में निकालना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। तो एफ फोर्स की बात कर रहा हूँ, कितना होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये निकालना है। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू उनके बीच का एंगल। तो अब इसलिए देखते हैं, तो इसलिए देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स ये ऐसे लग रहा है, वैल्यू कितनी तुम्हारी 5 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा है ऑब्जेक्ट का, वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ये 10 मीटर है। उनके बीच का एंगल तुम्हें कितना दिया है, 37 दिया है। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी अपनी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर हर जगह एक चीज तुम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि हर फोर्स तुम्हारा यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ये ध्यान रखना एक चीज और, कि हर फोर्स तुम्हारा ऐसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तुम फील कर सकते हो उसको, है ना। तो ये हो गया F इंटू एस इंटू कॉस 37, ये सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू कॉस 37 कितना होगा, 4/5। तो 5 10 जा 50, तो आ गया 40 जूल। ये वर्क कितना था, 40 जूल, है ना। यहाँ पर शायद मैंने वर्क उसका 0 न्यूटन बोल दिया था, पर वर्क यहाँ पे 0 जूल है, और ये भी 0 जूल है, और ये 40 जूल है। होपफुली समझ में आया। फोर्थ में क्या कहा गया, फोर्थ में कहा गया कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब टोटल वर्क निकालना है। तो एफबीडी से हमें दिख रहा है कि इस ब्लॉक पे 3 फोर्सेस है। कौन सा, वेट फोर्स, सॉरी वेट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या है कि इन सारे फोर्सेस का वर्क निकालना है। तो हमने वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय वेट फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इन तीनों का सम करना है। क्योंकि एफबीडी में हमें दिख रहा है कि देयर आर ओनली 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो इन सब फोर्सेस का जो वर्क है उन सबको ऐड कर दो तो टोटल वर्क मिल जाएगा। ये चीज भी सीखने वाली चीज है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इनका तो वर्क 0 आया है ना, तो 0 प्लस 0 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 40 आया। तो टोटल वर्क तुम्हारा कितना है, 40 जूल ही है ना। टोटल वर्क तुम्हारा कितना है, 40 जूल है। तो होपफुली सबको यार ये समझ में आया। तो उसको नोट करते हैं, और अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि
फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि अगर फोर्स मेरा अब कांस्टेंट नहीं हुआ, वेरिएबल फोर्स हुआ, तो बेसिकली क्या फॉर्मूला लिखना है ना, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर हम लोग वेरिएबल फोर्स का लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूं वर्क डन ये बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, मतलब कि मेरे पास ये फोर्स क्या है, वेरिएबल है। यहां पर फोर्स क्या होगा, फोर्स मेरा वेरिएबल होगा। अच्छा, फोर्स वेरिएबल होने का मतलब क्या है, तो तुम्हें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेरिएबल मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी मेरी वेरिएबल है। एक वेक्टर वेरिएबल यहाँ पर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आइदर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, या फिर दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। या फिर क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन, दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। यही तो हम बोल सकते हैं। तो फोर्स वेरिएबल होने का मतलब क्या है कि आइदर मैग्नीट्यूड चेंज होना इस फोर्स का, या डायरेक्शन चेंज होनी, या दोनों चीजें चेंज होनी। तो फिर लेट अस से कि हमने एक स्टोरी ले ली कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जा रहा है, ऐसे कुछ पाथ में जा रहा है। तो अब किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट ऐसा है, एट एनी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स एफ वेक्टर लग रहा है, ये फोर्स तुम्हारा वेरिएबल फोर्स है जो हर इंस्टेंट पे वैरी कर रहा है। ये फोर्स तुम्हारा कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, हर इंस्टेंट पे वैरी कर रहा है। इस इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूंगा, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना तुम्हारा, वो हमेशा यहाँ पर पाथ के अलॉन्ग रह सकता है ना। देखो ए से बी तक का पाथ देखो, मेरा एक यहाँ पे कर्वीलिनियर पाथ है, कर्व्ड यहाँ पाथ है। तो जो स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है, हम अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे। तो ये मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वो होगा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, ये बाय फोर्स एफ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये ds है ना, ये बोल सकते हैं ना। तो वर्क डन लिख देता हूं मैं, वर्क डन फॉर एन इनफाइनाइटेसिमल displacement ds वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है, तुम जो लोग यहाँ चाहो तो वेरी स्मॉल लिख सकते हैं ना। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या कि बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो वर्क डन फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये ds क्या लिखोगे तुम, तो लिखोगे तुम f वेक्टर और ये डॉट, ये ds वेक्टर है ना, इस वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए है ना, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे सिंपल से ही लिख दोगे है ना। ये एग्जैक्टली वैसे लिखेंगे जैसे हम कांस्टेंट फोर्स कर लिखते हैं। लेकिन अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, ए से बी तक टोटल वर्क निकालना है, ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट। बस यहाँ पर वो चीज है, टोटल वर्क डन ये बाय फोर्स एफ वेक्टर इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मूव करने में टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क होगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी है ना। तो इस छोटे से जो स्मॉल वर्क है उसका इंटीग्रेशन, तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर ये डॉट ds वेक्टर। तो ये प्रोसेस होगा। और कहां से कहां तक के लिए, a से b तक के लिए, तो ये a से b तक के लिए इंटीग्रेशन, यहां लिमिट लगा देंगे सिंपल सा। तो यहां पर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो अंदर का टर्म है, दो वेक्टर्स का तुम्हारा यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, तो ये लगेगा f ds cos थीटा। थीटा क्या है यहां पर, f वेक्टर ऑफ
ds वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है, ए से बी, ये भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमने एक और सीख लिया कि अगर वेरिएबल फोर्स दिया है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, हमें इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। उसको नोट करो जल्दी से। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग एक आसान सी प्रॉब्लम देखते हैं पहले। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को स्टार्ट पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक चीज और दिखा देता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ rectangular components, मतलब कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब कि अगर मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिए, मतलब कि एक्स वाई और जेड दिए, उनको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड, है ना, ये दिया है। तब उस केस में क्या करना है, सिनेरियो में ध्यान दो, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर तुम्हें जो फोर्स दिया है वो तुम्हें ऐसे दिया है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस फॉर्म में दिया है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ पर ये ध्यान देना कि जो मेरा डीएस वेक्टर होगा वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो फिर वर्क क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर, ये डॉट ये ds वेक्टर। तो अगर उसको यहाँ पर मैं लिख दूं तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप और डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, ओके, प्लस एफ वाई इंटू डी वाई और प्लस एफ जेड इंटू डी जेड, ऐसा आ गया ना। और फिर ये इंटीग्रेशन साइन ना ऐसे अंदर चला जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वर्क डन along x axis plus work done along y axis plus work done along z axis। तो जब भी तुम्हें अगर ऐसा पूछ दिया तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपल सा, तुम सिंपल सा x के अलोंग का वर्क अलग निकाल लो, y के अलोंग का अलग निकाल लो, z का अलोंग का अलग निकाल लो और फिर तीनों को ऐड कर दो। तुम सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये रब कर देता हूं मैं। पहले को यहाँ पे वेरिएबल फोर्स की प्रॉब्लम यहाँ लेते हैं, लिखते हैं प्रॉब्लम। अ फोर्स F is equal to A plus bx acts on a particle in x direction where A and B are constants, जहां पर A और B मेरे constants हैं। Find the work done by this force during a displacement from x equal to 0 to x equal to d। ओके, ये सॉल्व करना है मुझे। जैसे
चलो देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या होती है, मैं ये दिखा देता हूँ पहले। वो यहाँ बिना सोचे समझे सॉल्व करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डी हो रहा है, 0 से डी तक मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया डी और फोर्स हो गया ये, तो ये बस ऐसे कर देता है, ऐसे a प्लस बी एक्स इंटू डी, और बोलते हैं कि सर ये आ गया वर्ग, मतलब कि उनके हिसाब से a इंटू डी प्लस b इंटू डी इंटू एक्स, ये उनके हिसाब से आंसर है। पर ये गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल सा f वेक्टर डॉट s वेक्टर मतलब कि सिंपल सा f इंटू एस वो यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स दिया है मुझे, क्या दिया है, a प्लस बी एक्स, तो मुझे दिख रहा है कि फोर्स, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है अगर x का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना। इस फोर्स की डायरेक्शन तो तुम्हारी x एक्सिस के अलोंग दी है, मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन तो तुम्हारी x एक्सिस के अलोंग है फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स की जो डायरेक्शन है ये तो तुम्हारी x एक्सिस के अलोंग है, सिंपल सी है ना। और ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू d है। अगर मैं एक रफ सा फिगर बनाऊं तो ये हमारा ब्लॉक हो गया कुछ। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो लिखा है कि डायरेक्शन x के अलाउंग है, तो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, लेकिन ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है x कोऑर्डिनेट पे। तो ये कैसा फोर्स है, ये फोर्स है अपना वेरिएबल फोर्स। पहली चीज ये पता करनी कि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। जब वेरिएबल फोर्स है तो हम सिंपल, हम ऐसा नहीं कि f और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम फिर एक स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को 0 से d तक पहुंचना है पर हम लेंगे स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट। एक हमने यहाँ पर अगर 0 से d तक जाना है तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने यहाँ पर एक स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx। अब इस स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट के लिए अब वर्क लिखेंगे। तो इस स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क क्या होगा, वो स्मॉल सा वर्क होगा। टोटल क्या होगा, तो टोटल होगा इंटीग्रेशन ऑफ f इनटू dx। अच्छा यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है, सेम डायरेक्शन में। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब कि dx का मैग्नीट्यूड है, और इनटू cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल सा ये हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया फॉर्मूला इस केस में, इस केस में फॉर्मूला हो गया है इंटीग्रेशन ऑफ f इनटू dx। यहाँ पे वेक्टर साइन क्यों लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कौन सा लिखा है फॉर्मूला, f इनटू dx इनटू cos थीटा। थीटा इस केस में कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो हमें वेरिएबल दिख रहा है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कम से कम वेरी कर रहा है। तो हमें कैलकुलस करनी पड़ेगी। ये ध्यान देना, ये सारे स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं। तो हमने f की वैल्यू पुट कर दी, इनटू dx कर दिया, और x की लिमिट कहां से कहां तक है, तो x की लिमिट कहां से कहां तक है, तो 0 से यहाँ पे x की लिमिट पुट करनी है। तो 0 से कहां तक करना है डिस्प्लेसमेंट, d तक करना है डिस्प्लेसमेंट, बस ये करना है। तो तुम्हें अब यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो आना चाहिए। तो पहले हमने क्या देखा कि हमें यहाँ पर स्केलर, ये बेसिकली स्केलर ये प्रोडक्ट आना चाहिए, a वेक्टर और डॉट v वेक्टर आना चाहिए, निकालना है ना, वो देखा हमने। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो हम ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पर हमें यहाँ तो आता है इंटीग्रेशन, हमने कैलकुलस सीखी है अच्छे से। तो अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करना हमें। तो a तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आएगा 1 का होता है इंटीग्रेशन x प्लस ये b कांस्टेंट है, ये बचा x का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो होता है x²/2, ये होगा इंटीग्रेशन। और अभी लिमिट्स रखनी ये बाकी है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ रखते हैं, पहले रखते हैं अपर लिमिट, तो a इंटू ये d प्लस b इंटू d²/2, और फिर माइनस का लगाते हैं, फिर लिखते हैं लोअर लिमिट, तो a इंटू 0 तो 0, और प्लस ये 0² इंटू b/2, तो ये भी 0, तो लोअर लिमिट तो 0। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा वर्क का, वो आ गया a इंटू डी प्लस bd²/2, ये आ गया वर्क का आंसर। होपफुली आप सबको मेरी ये बात समझ में आई होगी, और ये भी समझ में आ गई कि फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो हमें वर्क कैसे निकालना है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया सबको ना। तो देखो अब मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूं जहां पर फोर्स अपना क्या है, फोर्स अपना वेरिएबल होगा, ठीक है। एक और लेते हैं प्रॉब्लम, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ये प्रॉब्लम लिखते हैं, और अभी सारे के सारे फोर्सेस तुम्हारे कैसे फोर्सेस है, वन डायमेंशनल फोर्सेस है। अच्छा, वन डायमेंशनल फोर्सेस का मतलब क्या होता है
कि जो भी प्रॉब्लम में हमें फोर्स दिया है वो एक ही एक्सिस के अलोंग लग रहा है, अदर एक्स या वाई या जेड। वो हमें देख के, वो हमें फोर्स का फंक्शन देख के समझ में आ जाएगा कि जैसे एफ तुम्हारा एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो ये फोर्स तुम्हारा, और लिखा भी होता है कि फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, लिखा है ना। तो हमें दिख रहा है कि फोर्स अगर हमेशा एक्स के अलोंग लग रहा है तो ये फोर्स मेरा कैसा फोर्स है, ये फोर्स मेरा वन डायमेंशनल फोर्स है। सिंपल सी बात है कि एक ही डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से देखो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है, अभी ये भी तुम्हारा फोर्स जो मैं दूंगा, ये फोर्स तुम्हारा कैसा फोर्स होगा, वन डायमेंशनल फोर्स होगा। तो यहाँ पर फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, जहां पर x तुम्हारा जीरो नहीं हो सकता है, x जीरो नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है कि x को जीरो पुट करेंगे तो फोर्स हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि इलॉजिकल है, इसलिए यहाँ पर x जीरो नहीं हो सकता है। x on a particle in x direction find the work done by this force in displacing find the work done by this force in displacing the particle from x equal to a to x equal to 2a। और यहाँ पे ये दिया है k is a positive constant, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, ये दिया है हमें। अच्छा यहाँ पर ऐसा हमें प्रॉब्लम दी है, यहाँ पर ध्यान से देखो, पॉजिटिव साइन सोचेंगे सर ये नेगेटिव साइन, अगर ये मैग्नीट्यूड दिया तो ये नेगेटिव साइन क्यों दिया, तो ये ध्यान रखना कि ये जैसे ये लिखा है कि फोर्स x ये डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो x के कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, ये चीज। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये फोर्स तुम्हारा x एक्सिस में लग रहा है, लेकिन वो नेगेटिव x एक्सिस की ओर लग रहा है। फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, फोर्स तुम्हें नेगेटिव x एक्सिस की ओर लग रहा है, पर तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। ध्यान से सुनो, अब मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं ये सिखा रहा हूँ कि तुम्हें जब भी ये पता चल रहा है कि फोर्स तुम्हारा वन डायमेंशनल फोर्स है, तो ऐसे फिगर बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम सिंपल सा, तुम्हें दिख रहा है कि फोर्स x एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो सिंपल सा क्या लिखोगे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ f into dx, ये लिखोगे फॉर्मूला सिंपल सा f into dx। अब जब मैं f यहाँ पुट करूंगा तो जो भी साइन दिया उसके साथ मैं पुट कर दूंगा, अगर तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है तो, है ना, डायरेक्टली ये लिखूंगा। अगर फोर्स तुम्हारा यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग होता तो f into dy, फोर्स तुम्हारा अगर z एक्सिस के अलोंग होता तो f into ये dz, ये ध्यान रखना है। तो f कितना दिया, f दिया तुम्हें माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक x की, तो ये a से 2a तक, तो इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो माइनस का k बाहर आ गया तो बचेगा x 1 बाय x इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 बाय x। किसी को नहीं पता है तो तुम लोग इंटीग्रेशन वाला जो भी नोट्स है वो देख सकते हो। अब लिमिट रखनी बाकी है सर, है ना। तो ये पार्ट में रब कर देता हूँ, होपफुली सबने ये तो यहाँ पर नोट कर ही लिया होगा। तो देखो यहाँ पर, तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन बाहर लिया हूँ तो माइनस प्लस रहेगा, तो ये क्या गया, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट तो 1/2 है, और माइनस फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 1/8। सॉल्व करने पर ये आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा k, और ये आएगा -1/2 है। तो यहाँ पे वर्क कितना है, वर्क आया तुम्हारा -k/2 है। वर्क यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, वर्क यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, वर्क यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो वो आना भी चाहिए। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वर्क यहाँ पे नेगेटिव क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है a से 2a, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव x एक्सिस की ओर ऐसे,
और ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, है ना, ऐसे। तो इनका जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, तो एंगल बन जाएगा cos 180, और cos 180 कितना होता है -1। तो अगर तुम यहाँ पर ऐसे फिगर से करते तो फिगर से एक बार जो डायरेक्शन दिखा दी, तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ फोर्स का क्या लिखना होता है भाई, मैग्नीट्यूड लिखना होता है, ये ध्यान रखना है। अब नेगेटिव साइन देखो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि अब मैं फिगर से कर रहा हूँ। जब फिगर से करने जाऊंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल कितना है cos 180। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पुट करूंगा k/x² इंटू dx इंटू cos 180 कितना -1। तो यहां से भी देखो आंसर नहीं, इक्वेशन एग्जैक्टली यहाँ पर वही बन रही है। लेकिन तुम्हें अगर ये सब चीजें नहीं सोचनी, ये तुम्हारा रियल फिजिक्स है बेसिकली, हो ये रहा है, लेकिन ये नहीं सोचना है, तब तुम्हें यहाँ पर थीटा बीटा नहीं सोचना, ये ध्यान रखना है। तुम्हें सिर्फ f इंटू डी एक्स, ये ध्यान रखना है, f की वैल्यू जो तुम्हें दी है माइनस के साथ या प्लस के साथ वो पूरी पुट करनी है, तो तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा। नहीं तो एक्चुअल में रियलिटी में ये फिजिक्स हो रही है। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर लग रहा है, बस ये शो कर रहा है तुम्हें। तो अगर तुमने प्रॉपर फिगर से करने जाओगे तो तुम्हें दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, फोर्स लग रहा है नेगेटिव की ओर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये dx का मैग्नीट्यूड है, उनके बीच का एंगल क्या दिख रहा है, यहाँ 180 दिख रहा है। cos 180 कितना होता है -1 होता है। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से यहाँ तक फाइनली वही बनेगा। ये चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी। जब हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो फायदा क्या है कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, फिजिक्स, रियल फिजिक्स पता होनी चाहिए, फील आनी चाहिए अच्छे से। मेरे लिए फील ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, फील रखती है, कि तुम्हें फील आनी चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ रियलिटी में। तो होपफुली सबको आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलता है।